फिजिक्स में जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यू आर सपोज टू सेट अप इक्वेशन एंड देन सॉल्व। तो ये बताओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर था एज वेल एज फ्रिक्शन, इसमें जो भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तो क्या करते थे, क्या प्रोसेस था, क्या मेथड था? सबसे पहले क्या करते थे? एफबीडी, यही था ना। नेक्स्ट क्या करते थे? इक्वेशन कैसे आता था? सेकेंड लॉ से, F इक्वल टू ma, था या नहीं? हर एक प्रॉब्लम में, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू कि एफबीडी ड्रॉ कर लिए, सारा फोर्स निकाल लिए और फिर इक्वेशन सेटअप कर लिए, और डिपेंडिंग अपॉन कितना अननोन है उतना इक्वेशन चाहिए और यू आर सपोज टू सॉल्व इट। यही था। तो ये एक अप्रोच है फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्या अप्रोच है कि क्या करोगे? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए और इक्वेशन जब लिखने गए तो कहां से आया सारा इक्वेशन? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। एक दूसरा जो अप्रोच है इसको कहते हैं एनर्जी मेथड। नेक्स्ट इज एनर्जी मेथड। जैसे कुछ टर्म तुम एनर्जी से अवेयर हो, क्या क्या एनर्जी जानते हो बताओ? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये सब नाम सुने हो ना। तो एनर्जी मेथड है, ये मेथड 2 होगा। और एक और मेथड तुमको सीखना है जिसको कहते हैं मोमेंटम मेथड, दैट इज नोन एज मोमेंटम मेथड। तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स विच वन शुड नो। और ये फिर एक, जैसे एनर्जी मेथड तो एक बिल्कुल अलग चैप्टर हो जाता है जिसको तुम वर्क पावर एनर्जी कहते हो। मोमेंटम मेथड, कुछ बुक में मोमेंटम मेथड इसी के साथ है और बहुत जगह किसी भी फिजिक्स के अच्छे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये एक अलग चैप्टर होगा मोमेंटम मेथड। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एनर्जी मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी मेथड। व्हाट इज एनर्जी? अगर यहां से शुरू करें, कैन यू डिफाइन एनर्जी? कैपेसिटी टू डू वर्क, ये एक सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन है एनर्जी का। सो एनर्जी मीन्स, ये जो टर्म है, रफली कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, दिस इज हाउ यू डिफाइन एनर्जी। तो फिर से क्या करना होगा हम लोगों को? फ्री बॉडी डायग्राम वाला पार्ट हो सकता है यहां भी हो, लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकेंड लॉ टू सेट अप इक्वेशन, तुम यूज करोगे व्हाट इज नोन एज एनर्जी मेथड टू सेट अप इक्वेशन एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट द मोमेंट यू टॉक ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी किससे रिलेटेड है? वर्क से। तो हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे इस टर्म से, वर्क। What is work done by a force? How you define work? So, एक question लिखो, how to find work? How to find work? How to find work? तो एक एलिमेंट्री आइडिया शायद तुमको होगा वर्क का। क्या जानते हो बताओ? वर्क डन, व्हाट यू नो? वर्क डन होता है किसके कारण है? फोर्स के कारण। वर्क होता है किसके कारण है? फोर्स। लेकिन केवल फोर्स का होना सफिशिएंट है वर्क के लिए? और क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। सो देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स टू फाइंड वर्क। ठीक है, तो मेथड 1, फर्स्ट मेथड टू फाइंड वर्क। तो अगर एक ब्लॉक है, मास m, उस पर तुम एक फोर्स एक्सर्ट किए और इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ से d, then what you say, how much is work done by this force? F into D, isn't it?
वर्क डन इज F इंटू डी. बट ये बहुत स्पेशल केस है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है. जैसे फोर्स तो तुम ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो सकता है ना, और डिस्प्लेसमेंट इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग हुआ d, and if this angle is theta, what you say, how much is work done in this case? F into d into cos theta. F into d into cos theta, isn't it? ये थोड़ा ज्यादा जनरल है. F d cos theta. Where what is theta? Angle between force vector and displacement vector. तो अब वेक्टर के नॉलेज के बाद क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, वर्क डन इज हाउ मच, F डॉट डी. वर्क डन इज F डॉट डी. तो बेसिकली तुमको क्या इवैल्यूएट करना है, डॉट प्रोडक्ट. तो एक राइट मार्जिन में लेट अस हैव अ क्विक रिकैप ऑफ डॉट प्रोडक्ट. क्या क्या याद है बताओ जल्दी से, क्या रिकॉल कर सकते हो डॉट प्रोडक्ट में. स्केलर है और ए डॉट बी क्या लिखते हो, हाउ मच, ए बी कॉस थीटा. या एक और तरीका था क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, डिपेंडिंग अपॉन क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फॉर्म एंड कॉम्पोनेंट फॉर्म. और डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है या पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, डिपेंडिंग अपॉन किस पे, थीटा. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, थीटा. इफ थीटा इज लेस देन 90 तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव. थीटा इक्वल टू 90, जीरो, ग्रेटर देन 90. बिकॉज दो वेक्टर के बीच का एंगल कहां से कहां वैरी करता है, 0 to 180. 0 से 180 में कॉस थीटा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी है ना. तो ये हो गया तुम्हारा. और डॉट प्रोडक्ट में क्या याद आता है, डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने के लिए तुमको क्या क्या पता होना चाहिए, यही तीन है ना. पहला ब्लैंक स्पेस में क्या, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और तीसरा स्पेस एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो अब ये बताओ, वर्क डन प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किसके बीच का एंगल, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इसके एंगल से डिसाइड होगा. फॉर्मूला में F क्या है और D क्या है, नीचे लिख दो, मीनिंग ऑफ F एंड D. तो व्हाट इज F, फोर्स, लेकिन उसको हम लोग कुछ चेंज करना होगा, सो लीव स्पेस देयर. व्हाट इज D, डिस्प्लेसमेंट. अब इसको थोड़ा फाइन ट्यून करते हैं, डिस्प्लेसमेंट. जैसे अगर मोशन ट्रांसलेशनल है या प्योर ट्रांसलेशनल है, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट हैज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, सेम है ना. लेकिन मोशन ऐसा भी तो हो सकता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है या रोटेशनल मोशन है. तो क्या इस केस में सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, हो सकता है ना. ये ऑब्जेक्ट अगर ऐसा मूव कर रहा है तो यू कॉल इट ट्रांसलेशनल मोशन. ये भी कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल. लेकिन अगर ऐसे मूव कर रहा है तब रोटेशन. ये तो रोटेशन है. तो रोटेशन के केस में क्या हर एक का डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है, तब डी क्या होगा, व्हाट इज डी,
व्हाट इज डी? केवल डिस्प्लेसमेंट कहना वो सही नहीं होगा। तो देखो ये समझ में आता है नहीं, ऐसा लिखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मत कुछ समझ में आया क्या? किसका डिस्प्लेसमेंट? जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा है। जैसे कुछ चीज हमको ठीक से बताना, ये आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मान लो ये एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, तो अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। सबका डिस्प्लेसमेंट कितना है? सपोज फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो जहां मेरा फिंगर है वहीं एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम तुमसे पूछें कि फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालना है, तो यहाँ कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बताओ? काइनेटिक। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, यू विल से कि अच्छा हमको फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो यहाँ पे किसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। लेकिन हम इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ले, या यहाँ देखें या यहाँ देखें, हर एक जगह डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। तो अगर तुम उस केस में डी केवल डिस्प्लेसमेंट यूज करते हो वो सफिशिएंट है। सिंपली ये कहना जो तुम अब तक कहते आ रहे थे कि डी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, वो करेक्ट है। बट जस्ट इमेजिन ये अगर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं टॉपल, इंग्लिश लैंग्वेज में ये टर्म है टॉपल करना। ये टॉपल कर रहा है ना, व्हेन इट टॉपल्स तब सॉर्ट ऑफ रोटेशन हो रहा है, नहीं ये रोटेशन हो रहा है ना। इस केस में क्या सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है? लेकिन नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मच इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो क्या समझ में आता है? फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है? यहां कंटैक्ट है, जहां कंटैक्ट है वहां केयरफुली देखो तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सबका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट किसका नहीं हो रहा है? कंटैक्ट। तो हाउ मच इज वर्क डन? जीरो, बिकॉज हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट? जीरो। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डी हियर? सिंपली डिस्प्लेसमेंट, या करेक्ट क्या कहना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना, तो बहुत आसानी होगी। एंड वो दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक ये केस है, ये ट्रांसलेट कर रहा है लाइक दिस, और दूसरे में वो वर्ड यूज कर लेते हैं यहां वर्ड यूज कर लो टॉपल। एक में ट्रांसलेशन, दूसरे में टॉपल। और शो फ्रिक्शन ऑल्सो। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 1, फिगर 2। समझ गए? सेकेंड केस, हाउ मच इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन? जीरो। सेकेंड केस वर्क डन विल बी जीरो। तो क्या सीखे बताओ? व्हाट इज डी? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। नाउ इफ मोशन इज प्योर ट्रांसलेशन, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज सबका डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम। बट इन जनरल, आई मीन, क्योंकि जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो बहुत जगह यूज करेंगे आगे, तो हमेशा इसका ध्यान रखना है। नाउ जब तुम अब व्हाट इज एफ, वो हम वहां स्पेस छोड़ दो, आई विल कम बैक टू दैट आगे कुछ डिस्कस करने के बाद। अब अगर तुम एफ डॉट डी वर्क डन निकालना है तो दो तरीका हो सकता है, यहीं पे लिख लेते हैं, फिर से तुम भी ऐसा बना लो। एक होगा एफ डी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट फॉर्म भी तो हो सकता है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आई होप। सिंबल हैज यूजुअल मीनिंग। हो गया?
दो तरीका है ना डॉट प्रोडक्ट इवैल्यूएट करने का, fx dx plus fy dy plus fz dz. What is dx? This is not dx dy dz of calculus, it is d subscript x. dx है या d subscript x है? d subscript x है, तो क्या मतलब हुआ इसका? x component of displacement, y component of displacement and z component of displacement. So that gives you, तो बहुत सारा तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा जहां वर्क डन कैलकुलेट करना होगा. तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. जैसे ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो. फर्स्ट क्वेश्चन, एक इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लाइन इज थीटा. एक ब्लॉक यहां पे है ऑफ मास m. ये हाइट गिवन है इसका h, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू. ड्रॉ दिस मच. फाइंड, एक चीज और यहीं शो कर दो. ब्लॉक को रिलीज किए, वो टॉप टू बॉटम ऑफ इंक्लाइन पहुंच गया. डॉटेड लाइन से शो कर दो, नीचे तक पहुंच गया वो, इस तरफ मूव करता हुआ. देन फाइंड वर्क डन बाय नंबर 1 ग्रेविटी, number 2 normal, number 3 friction, number 4 resultant force. Work done by gravity, normal, friction and last क्या है? Resultant force. ये 4 पार्ट है. ऐसा नोट कर लो. So, you are supposed to find work done. Number 1 gravity. तो सीखने के लिए what we'll do is सबके लिए अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे. तो ऐसा ड्रॉ कर लो. नेक्स्ट ग्रेविटी का एंड वर्क डन निकालना है. ये बताओ तुमको वर्क डन निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. किसका डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. लेकिन यहां सबका डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. तो टॉप टू बॉटम ये d हो गया, ये एंगल थीटा. देन वर्क डन इक्वल टू फर्स्ट स्पेस ब्लैंक स्पेस, सेकेंड ब्लैंक स्पेस, कॉस ऑफ थर्ड ब्लैंक स्पेस. तो क्यों ना इसको ऐसा सोचा जाए कि यू आर सपोज टू फिल 3 ब्लैंक्स. यही एक्सरसाइज है ना. तो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है वो बताओ, mg. ठीक है. सेकेंड ब्लैंक स्पेस में क्या फिल करना है? डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट यू नो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल. तो हम डिस्प्लेसमेंट यहां शो कर दिए. वो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन है दैट इज अ डिफरेंट इशू. तो यहां डी लिख लेते हैं. और नेक्स्ट क्या चाहिए? एंगल बिटवीन, हम बताया था ना बहुत पहले, याद करो. वेक्टर में तुम कहां मिस्टेक करते हो? वेक्टर में एंगल बिटवीन 2 वेक्टर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड कोइंसाइड? दोनों का टेल. यहां पे क्या कोइंसाइड कर रहा है? टेल. तो ये एंगल चाहिए ना. ज्योमेट्री से दैट एंगल इज थीटा या 90 माइनस थीटा. सो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. क्या आ गया? बट एक चीज बताओ तो, क्वेश्चन में डी गिवन है या एच गिवन था? हम लोग इसको डी माने हैं ना. तो एच, डी और थीटा रिलेटेड है. एच फॉर थीटा, एच इज ऑपोजिट साइड और नॉट. एंड व्हाट इज डी? हाइपोटेन्यूस. तो कौन सा फंक्शन? साइन. साइन थीटा इज व्हाट बाय व्हाट?
H by D. So how much is D equal to? लिख दो यहाँ. क्या आया? mgh वर्क डन इज इक्वल टू mgh. ठीक है. नाउ नेक्स्ट नॉर्मल. नेक्स्ट डायग्राम वर्क डन बाय नॉर्मल. क्या लिखोगे? फिर 3 स्पेस. पहले स्पेस में कितना नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना है? mg. mg cos थीटा. डिस्प्लेसमेंट d. d है ना. कितना एंगल है नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच? 90 डिग्री. Isn't it? है ना. How much is cos 90? 0. So how much will be work done? 0. Now tell me one thing. अब एक चीज बताओ, वर्क डन 0 आ सकता है ना? आ सकता है या नहीं? yes, तो वर्क डन 0 आ सकता है कैसे? एंगल से. तो सबसे पहले हम जो तरीका बता रहे हैं कि 3 स्पेस तुमको फिल करना है, दिस दिस एंड दिस. सबसे पहले ये स्पेस नहीं देखा जाए, क्योंकि इफ दिस हैपेंस टू बी 90 डिग्री तो ये और ये इवैल्यूएट करना इज शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम और नॉट. क्योंकि अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या आना है आंसर? 0. तो जब भी वर्क डन निकालोगे पहला काम क्या करोगे बताओ? एंगल. सबसे पहले क्या देख लेंगे? एंगल. अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना आना है? 0. क्योंकि अननेसेसरी तुम टाइम वेस्ट करोगे ना ये दो चीज निकालने में, कोई मतलब ही नहीं है, वो 0 हो जाएगा. क्लियर? थर्ड खुद से निकाल लो. वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा? सबसे पहले कौन सा ब्लैंक स्पेस? थीटा. हाउ मच इज थीटा? 180. वेरी गुड. कॉस पाई हो गया. डिस्प्लेसमेंट डी लिख लेते हैं. और फ्रिक्शन कितने के बराबर है? म्यू mg cos थीटा. इजंट इट? म्यू mg होगा या म्यू mg cos थीटा होगा? क्योंकि नॉर्मल mg cos थीटा. क्या आंसर आ गया? बट डी तो गिवन नहीं है. डी की जगह क्या लिख दोगे जो पिछले केस में हम लोग लिखे थे? h बाय व्हाट यू गेट? cot थीटा. डन. तो ये सब क्वेश्चन में इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम पूरा एक्सप्लेन करोगे कि हाउ यू हैव इवैल्यूएटेड कि ये फ्रिक्शन इतना. तुम यू कैन राइट इट डायरेक्टली अनटिल अनलेस कि सब्जेक्टिव एग्जाम है और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तब यू विल एक्सप्लेन. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं. इतना सारा तुम क्वेश्चन सॉल्व किया कि ये सब चीज तो ऑब्वियस हो गया है ना, वो तो दिख रहा है ऐसे बिना एबीडी ड्रॉ किए हुए भी.
इस तीन एग्जाम्पल से, इस तीन जो जो तीन पार्ट तुम सॉल्व किए उससे देखो तो एक चीज क्लियर हो गया, वर्क डन प्लस भी हो सकता है, जीरो भी और माइनस भी, वो तीनों हो सकता है। फोर्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है देखो, रिजल्टेंट। तो एक और डायग्राम, तो एक बीडी ड्रॉ कर लेते हैं, वेट देखो तो ये समझ में आता है, नेट फोर्स इज दिस मच और नॉट, नेट फोर्स इज mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, बिकॉज नॉर्मल और mg cos थीटा, व्हाट विल हैपन टू दिस, कैंसिल आउट, सो जो भी फोर्स है वो डाउन द इंक्लाइन है, एंड हाउ मच इज दिस फ्रिक्शन, mu mg cos theta. तो how much will be work done? पहले एंगल चेक करो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है। नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, डिफरेंट या सेम? तो cos 90 या cos 0, ये तो d हो गया, और पहला स्पेस इज दिस ब्रैकेट और नॉट, वो पूरा टर्म एज इट इज है ना। mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू d, d कितने के बराबर, h बाय साइन थीटा। इसको रीअरेंज करके हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो तो ऐसा लिख सकते हो, ये याद है। बट एक चीज और यहां देखो, तो आई एम राइटिंग समथिंग, तुम ये तीनों इंडिविजुअली कैलकुलेट किए हो ना। W सबस्क्रिप्ट GR मीन्स वर्क डन बाय ग्रेविटी, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस टर्म इज वर्क डन बाय नॉर्मल। तीनों देखो तो क्या क्या था, मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी, यही तीन फोर्स एक्ट कर रहा है ना, ग्रेविटी, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। हाउ मच इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय नॉर्मल 0। सो वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स equal to work done by gravity plus work done by friction plus work done by normal। इसको हम कहीं आगे यूज करेंगे तो ये ध्यान में रखना। I will refer to this example। हो गया? तो क्या सीखे तुम? बहुत आसानी से वर्क डन निकाल सकते हो। क्या क्या पता होना चाहिए? फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, तो तुम वर्क डन निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑल्सो। नेक्स्ट,
फाइंड वर्क। क्या यूज करोगे, एफ डी कॉस थीटा यूज करोगे या कॉम्पोनेंट फॉर्म? देखो क्या सीधा आंसर लिख दो। पहला टर्म 10 हुआ, सेकेंड टर्म, नेक्स्ट टर्म 10, कितना आ गया 11। क्या यूनिट होता है वर्क का? जूल, सो 11 जूल्स। क्या डायमेंशन होगा? फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एल टी माइनस टू। मास इज एम, तो एम एल टी माइनस टू इंटू लेंथ, तो क्या डायमेंशन आ जाएगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डायमेंशन आ जाएगा। लिख दो वो भी डायमेंशन, नीचे लिख दो यूनिट जूल, डायमेंशन। लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल नहीं होके जहां एफ और डी गिवन है, ऐसा भी केस होता है। जैसे फोर्स इज 2i कैप प्लस 9j कैप। नेक्स्ट लिखो, पार्टिकल moves from position P having coordinate 2, 4 to position Q 3, 6। पार्टिकल कहां से कहां मूव किया? P to Q, और P और Q का क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट। तो अब तुमको क्या निकालना होगा? पहले डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो या नहीं? डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ। 2 - 3 या 3 - 2? 3 - 2 आई कैप, मतलब आई कैप प्लस 2j कैप। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। फाइनल पोजीशन क्या है? Q है ना, तो Q 3 - 2 और 6 - 4। अब तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या आ गया? Then? तो दो तरीका हो सकता है, या तो ए बी कॉस थीटा और कॉम्पोनेंट फॉर्म ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। कब कॉम्पोनेंट फॉर्म यूज करोगे वो ऑब्वियस होगा क्वेश्चन पढ़ के, अगर कॉम्पोनेंट फॉर्म में है तो। नेक्स्ट 4 ये है सपोज 2 मीटर, ऐसा ड्रॉ करो। एक पोजीशन ए, पोजीशन बी, पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी। ऐसा ड्रॉ कर दो। न्यूटन, फिर क्या हो गया? फोर्स 6 न्यूटन, फिर कितना हो गया? 1 न्यूटन, फिर कितना हो गया? 3 न्यूटन। हाउ मच इज वर्क डन? कैसे कैलकुलेट करेंगे? You know displacement straight away. How much is that? 2 मीटर। बट क्या मिसिंग है? कहां पे कंफ्यूजन है? फोर्स। हाउ मच इज दैट? इज इट 2? इज इट 6? इट इज 1? इट इज 3? एंड इफ वी टेक 2, 6, 3, 1 एंड सो ऑन, देन व्हाट हैपेंस टू थीटा? तो हाउ मच इज? तो दो स्पेस तो मिसिंग है तुम्हारा। क्या क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब तक तो यही सीखे ना कि वर्क डन का मतलब तुम्हारे लिए ऐसे केसेस में क्या था? ब्लैंक स्पेस कॉस ऑफ ब्लैंक स्पेस। तो ये वाला स्पेस इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में यू नो दैट, बट कहां प्रॉब्लम है?
ये प्रॉब्लम क्वेश्चन 1 में तो तुम फेस नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन 1 पे वापस जाओ, उस डायग्राम को देखो। जब फोर्स तुम ग्रेविटी के कारण निकाले तब तो ये इशू नहीं था। जब तुम वर्क डन फ्रिक्शन के कारण निकाले ये इशू नहीं था ना। लेकिन यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डायरेक्शन, केवल डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, यही इशू है ना। जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी, ऊपर से लेके नीचे तक ग्रेविटी कितना था? mg था। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, थ्रू आउट द जर्नी फ्रिक्शन कितना था? चेंज हो रहा था या सेम था? सेम था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो फोर्स क्या गिवन था, व्हाट आई कैप प्लस व्हाट जे कैप, 2i कैप प्लस। तो जो फोर्स गिवन है वो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदल रहा था या फिक्स था? फिक्स था। यहां क्या हो रहा है? तब ऐसा हो सकता है या नहीं? तो तुम वापस जाओ तो कहीं लिखे थे एफ डॉट डी में, एफ के लिए स्पेस छोड़ के रखे हो। डी में क्या लिखे थे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एफ क्या है? अब समझ में आता है कुछ? जो फॉर्मूला तुम अब तक यूज करना सीखे वो कब एप्लीकेबल है? जब एफ क्या हो? वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। तो वो लिखो कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, एफ में क्या लिखोगे? कांस्टेंट फोर्स। तो जो तुम मेथड जानते थे तुम्हारे अर्लियर क्लास से, क्लास 9, 10 से वर्क डन निकालने का, वो हमेशा एप्लीकेबल है या एक स्पेशल केस में? क्या है वो स्पेशल केस? और दूसरा क्या सीखे? डी डिस्प्लेसमेंट था या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट? यही करेक्शन करना है, बाकी सब कुछ सही था। और चूंकि इसमें वेक्टर नहीं जानते थे तो अब सिंपली उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से इवैल्यूएट कर लेंगे। सो यहां लिख लेते हैं, दिस फोर्स इज वेरिएबल, दिस फोर्स इज वेरिएबल, सो वी कैनॉट यूज W इक्वल टू F डॉट डी। दिस फोर्स इज वेरिएबल, सो we cannot use W equal to क्या? F dot D. We cannot use W equal to F dot D. तो फिर से मेथड 1 to find work done, फिर से लिख लेते हैं मेथड 1। ये जो मेथड है वो किस फोर्स के लिए एप्लीकेबल है बताओ? कांस्टेंट फोर्स। दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स। एंड हाउ मच इज वर्क डन इक्वल टू? एंड व्हाट इज दिस डी? फिर से लिख दो, डी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। D is displacement of डन। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स हमेशा कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। ना अब अगर पहले ये बताओ, when you say constant force, what you mean by this? What you mean by constant force? Magnitude और डायरेक्शन उसका वैरी कर रहा होगा या फिक्स्ड होगा? So magnitude as well as direction is fixed. Magnitude as well as direction is fixed. ना magnitude change हो रहा होगा ना डायरेक्शन change हो रहा होगा। ऐसा फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करो। ये मास m है, दिस इज h, ये एंगल थीटा। ड्रॉ दिस। टॉप टू बॉटम ऑफ इंक्लाइन
ऐसा शो कर दो उसी डायग्राम में। अभी तुरंत तुम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्या आंसर आया था बताओ? mgh। है ना? कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, वो हम लोग अब एक्सप्लोर करते हैं। पहले एक चीज बताओ, वर्क डन होने के लिए फोर्स के साथ और क्या होना जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है मतलब मोशन हो रहा है। कोई भी मोशन है तो मोशन का एक पाथ या ट्रैजेक्टरी होगा या नहीं? मोशन है तो क्या होगा? पाथ, या क्या वर्ड यूज करते हैं? आइदर पाथ या ट्रैजेक्टरी टर्म यूज होता है ना। सो नीचे एक सेंटेंस लिखो तुम, इंपॉर्टेंट मार्क करके, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। ये एक रूल हो गया है ना, ये हमेशा ओबे होना है, अंडरलाइन भी कर दो। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। पाथ का मतलब क्या हो गया? ट्रैजेक्टरी। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ। अब इसका क्या कोई एक्सेप्शन है क्या? ब्रैकेट में लिख दो रूल, ब्रैकेट में लिख दो ये रूल हो गया। वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ इज अ रूल। इज देयर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल? क्वेश्चन नीचे लिख दो, इज देयर, क्वेश्चन फॉर्म में, इज देयर एनी एक्सेप्शन, ब्रैकेट में एस, इज देयर एनी एक्सेप्शन और एक्सेप्शंस टू दिस रूल? Is there any exception or exceptions to this rule? Answer is yes. Answer is yes. Number one, exception number one. Work done by constant force. Work done by constant force. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, रूल क्या कहता है? वर्क डन पाथ पे हमेशा डिपेंड करेगा, लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स है तब क्या होगा? वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। कैसे? उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों का ये डायग्राम है। तुम ऊपर जो डायग्राम ड्रॉ करके रखो उसी को लेबल कर दो, कुछ फिगर ए या कुछ भी लिख दो, फिर से नहीं ड्रॉ करना होगा। ऊपर ड्रॉ किया हो ना क्वेश्चन के ऊपर, मार्क दैट एज फिगर ए। लिखो, इन फिगर ए W ग्रेविटी mgh है, और ऐसा करते हैं, इसको पाथ लिख दें। यही पाथ गिवन था ना, पाथ है नहीं एक? कितना आया उस पाथ के लिए वर्क डन? और एक ऐसा कर लेते हैं, ABC, ट्रायंगल का वर्टेक्स मार्क कर दो, कैपिटल ABC। तो अभी जो तुम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाले वो किस पाथ से था? A to C। यही पाथ था ना, A to C। C तक पहुंचने का एक और रास्ता हो सकता है, ABC। क्या हो सकता है? पहले कहां से कहां गए, फिर B to C। एक चीज बताओ तुम, वर्क डन फ्रॉम A to B कितना आएगा बता सकते हो? mg किधर? डाउनवर्ड। mg और h एंटी पैरेलल और पैरेलल। कितना वर्क डन फ्रॉम A to B? mg h, एंड ये बताना ठीक से जरा, B to C कितना? B to C यहां शो कर लेते हैं ना, B to C। एक और डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ये B to C पाथ हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स किधर? कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी है ना। किधर एक्ट कर रहा होगा? वर्टिकली। कितना एंगल? 90 डिग्री। सो how much will be work done? 0, राइट देन। दोनों को ऐड कर दिए तो वर्क डन कहां से कहां मिल गया? A to B एंड देन B to C। कितना आया? डिफरेंट या सेम? सेम, mgh। So work done depends on path या independent of path? Work done is independent of path, ऐसा conclude करो। Work done is independent of path. Work done is independent of path.
It depends on initial and final position only. It depends on initial and final position only. किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. लेकिन रूल क्या कहता है? रूल क्या है? वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ. लेकिन वर्क डन अगर कांस्टेंट फोर्स के कारण है तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. बट ये नहीं कि तुम इनिशियल फाइनल पोजीशन बदल दिए. ये नहीं, हम लोग ये काम नहीं करेंगे कि ए से सी था एक्चुअल क्वेश्चन में तो हम वर्क डन ए टू बी ही निकालेंगे या बी टू सी निकालेंगे. इनिशियल फाइनल पोजीशन हर एक पाथ के लिए क्या होना चाहिए? डिफरेंट या सेम होना चाहिए. जैसे हम ऐसा भी पाथ ले सकते थे, पाथ 3, 3 एरो कर देते हैं इसमें. तुम भी शो कर दो वहां पे ट्रिपल एरो उसी डायग्राम में. तो पाथ नंबर क्या हो गया? 3. अब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या क्वेश्चन होगा ना, हाउ मच इज वर्क डन ओवर पाथ 3. तो क्यों आवश्यकता है? हम पाथ 3 पे तो कभी नहीं निकाल पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होगा. कौन सा पाथ निकाल लें? एनीवन, आइदर एसी और एबीसी. क्या आंसर आएगा बताओ? पाथ 3 के लिए भी डिफरेंट आएगा या एमजीएच आएगा? एमजीएच आएगा. कोई और भी पाथ हम ऐसा लें या कहीं से भी तुम घूमते घामते हुए ऐसे यहां से होते हुए यहां पहुंच गए, सबके लिए क्या आएगा? एमजीएच. सो हर एक पाथ में कॉमन क्या है? एवरी पाथ हैज डिफरेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन और आइडेंटिकल इनिशियल फाइनल पोजीशन. तो इनिशियल फाइनल पोजीशन यू कैनॉट चेंज. व्हाट यू कैन चेंज? पाथ. सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल एंड. और इसका तुम कोई मैथमेटिकल प्रूफ जानने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली सोच के देखो. जब तुम कांस्टेंट फोर्स के कारण क्या लिखे हो, पहले वो स्टेटमेंट देखो. लिखा हुआ है ना, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ या इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड. लिखो तो प्रूफ, उस स्टेटमेंट का प्रूफ, बिना किसी मैथमेटिक्स के प्रूफ. कैसा फोर्स के कारण तुम वर्क डन निकाल रहे हो? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एफ डॉट डी, राइट? डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी. डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी, वेर एफ क्या है? फोर्स या कांस्टेंट फोर्स? कांस्टेंट फोर्स. एंड व्हाट इज डी? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ठीक से बताना. डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पाथ या इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन? डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन पाथ या डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ? लिख दो. डिस्प्लेसमेंट वी नो इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इट डिपेंड्स ओनली ऑन. Displacement we know is independent of path. It depends only on initial and final position. It depends only on initial and final position. तो I hope proof is complete or not. और ऐसे भी कैसा फोर्स है ये, तो उसको तो पाथ से कोई मतलब है नहीं. कहीं भी तुम रहो फोर्स कितना है? सेम है ना. और डिस्प्लेसमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है? केवल पाथ पे या इनिशियल फाइनल पोजीशन? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. समझ गए?